नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह स्पेशल बीपीओ क्लास है और हम देख रहे हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में, जिसमें बेसिक तौर पे हम लोग 73वां संविधान संशोधन को कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन का महत्व क्या है, साथ ही साथ ये देखेंगे कि शक्तियों का हस्तांतरण किस प्रकार से किया गया और वित्त का हस्तांतरण किस प्रकार से, ठीक है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार स्थानीय स्वशासन को करती है। साथ ही साथ ये देखेंगे कि वित्त के अन्य क्या क्या संभावनाएं, अतिरिक्त स्रोत क्या क्या हो सकते हैं जिससे कि स्थानीय स्वशासन की वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके। उसके बाद हमें देखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ तो इसमें समस्याएं क्या क्या उत्पन्न आज भी हमें देखने को मिलती है, और साथ ही साथ लास्ट में हम देखेंगे इसके उपाय और सुझाव को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले कि 73वां संविधान संशोधन के महत्व के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें है सबसे पहले कि पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्जीवन हुआ। जैसे कि आपको पता है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जिक्र किया गया था, और वहाँ पे होता है कि वह राज्य के ऊपर डिपेंड करता था कि वह लागू करे या न करे। लेकिन 73वां संविधान संशोधन के तहत जब पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सभी राज्यों को लागू करना कंपलसरी हो गया। तो इस प्रकार से पहला ये महत्व आता है कि पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्जीवन हुआ। दूसरा आपका है कि स्थानीय सरकार की गुणवत्ता में सुधार हुआ, क्योंकि हमने 73वां संविधान संशोधन लाया तो इसमें कई सारे प्रावधानों को हमने जोड़े, जिससे कि हमने ये देखा कि स्थानीय सरकारों की जो गुणवत्ता में बेसिक तौर पे सुधार हुआ। साथ ही साथ देखिए कमजोर वर्गों की भागीदारी में वृद्धि। अब यहाँ पे यह था कि पहले हमारे यहाँ केवल लोकसभा विधानसभा हुआ करता था, निचले स्तर पर, ठीक है, राजनीति के स्तर पर लोग जाते नहीं थे। लेकिन जब स्थानीय स्वशासन आया तो यहाँ पर बेसिक तौर पर कमजोर वर्ग की भागीदारी में हमें वृद्धि देखने को मिली। अगला था कि स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ, क्योंकि पहले केवल विधानसभा लोकसभा का चुनाव होता था, स्थानीय स्तर पर होता नहीं था। तो इस तरह से जो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है, जो जनतंत्र हुआ करता था, वह स्थानीय स्तर पर नहीं हुआ करता था। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था आने से स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र क्या हुआ, मजबूत हुआ। आगे आपका कि लोगों के नेतृत्व एवं मनोबल में वृद्धि। नेतृत्व का मतलब कि अब कोई गरीब वर्ग का व्यक्ति, ठीक है, पंचायती राज का चुनाव लड़ रहा है और वह अगर जीत रहा है, ठीक है, तो उसके मनोबल में वृद्धि होगी, और जो लोग उसका नेतृत्व कर रहे थे उनका भी क्या होगा, वृद्धि होगा। अगला है कि गांव का मजदूर पंचायत का अध्यक्ष बन सकता था। पहले बेसिक तौर पे क्या हुआ करता था कि जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे वही लोग बनते थे। लेकिन आपने पता है कि यहाँ पे एसटी, एससी और महिलाओं के आरक्षण की भी बात की गई। तो इस प्रकार से जो मजदूर वर्ग भी हुआ करता था वह भी अब लोकतंत्र के जरिए मतलब कि बेसिक तौर पर अध्यक्ष बन सकता था। आगे है आपका कि ग्रामीण परिवेश के सामाजिक जीवन में परिवर्तन। अब आपने पता है कि जब हमारे वित्तीय स्थितियां सही होगी, जब हमारे अंदर जागरूकता बढ़ेगी, तो हमारा क्या होगा कि जो सामाजिक जीवन जो पारंपरिक तौर से हम जीते चले आ रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि अब पहले जो हमारा ग्रामीण परिवेश हुआ करता था और अब में काफ़ी अंतर देखने को मिला है। और यह हुआ कैसे कि पीआरआई के मतलब पीआरआई जब आया तब कि लोग बाग अब निचले स्तर से क्या हो रहे थे, अध्यक्ष बन रहे थे। अब उनके अंदर जागरूकता आ रही थी और जागरूकता आने के कारण उनके सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन देखने को हमें मिला। आगे कि सामाजिक भेदभाव कमजोर हुआ। सामाजिक भेदभाव कमजोर क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें एसटी, एससी और महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया था, इसके कारण अब यहाँ पे क्या हुआ कि सामाजिक भेदभाव हमें बहुत कम देखने को मिला। ये नहीं कह सकते पूर्ण रूप से समाप्त हुआ, लेकिन कमजोर हुआ। आगे की पंचायत राज से शक्ति और अधिकारों से संपन्नता मिली। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब पंचायती राज लागू हुआ तो एसटी, एससी, महिलाओं को शक्तियाँ भी मिली और साथ ही साथ उनको अधिकार भी मिले। इन सारी चीज़ों से इनकी चीज़ों में क्या हुआ, काफ़ी बदलाव हुआ था। आगे हम देखेंगे महत्व में कि वित्त से संपन्नता, शासन और प्रशासन में रुचि व भागीदारी की वृद्धि। पहले क्या हुआ करता था कि जब अब यहाँ पे क्या हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था, वो मैंने आपको बताया कि 243 आई में कहा गया है कि जो भी राज्य सरकार होगा अपनी आय का 1% हिस्सा किसको देगा, पंचायती राज को देगा। तो इस तरह से इनको क्या हुआ, वित्त में संपन्नता मिली। साथ ही शासन व प्रशासन में रुचि व भागीदारी में वृद्धि, कि अब निचले स्तर से लोग चुनकर जा रहे थे तो अगला भी व्यक्ति चाहता था कि हम भी अध्यक्ष बने, तो अब वो लोग भी शासन और प्रशासन जैसी चीज़ों में आना चाहते थे। अगला है आपका कि राजनीतिक जागरूकता का विकास। राजनीतिक जागरूकता का विकास का मतलब मैंने कहा कि अब ग्रामीण वर्ग भी अध्यक्ष बन सकता है, तो उसके आसपास जो भी लोग थे वह इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश किए और आगे चलकर वो भी अध्यक्ष बनने की कोशिश किए। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो भी राजनीतिक जागरूकता थी वह भी पंचायती राज के कारण निचले स्तर पर भी विकास देखने को हमें मिलता है।
आगे आपका शक्तियों का हस्तांतरण के बारे में, शक्तियों के हस्तांतरण में बेसिक तौर पे कि आपको बताया गया कि 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें कुल 29 विषय हैं। ठीक है, इसमें पंचायती राज से संबंधित कुल 29 विषय हैं और अन्य अगर विषयों की बात की जाए तो संबंधित राज्य का विधानमंडल, ठीक है, अन्य भी किसी सब्जेक्ट को बनाकर, ठीक है, यहाँ पर शक्तियों का हस्तांतरण कर सकता है। तो शक्तियों के हस्तांतरण के बारे में बेसिक तौर पर व्याख्या किसमें की गई? 11वीं अनुसूची, जिसमें कि कुल 29 विषय हैं और अन्य विषय के बारे में राज्य विधानमंडल, ठीक है, कानून बनाकर उन्हें सौंप सकता है। आगे आपका वित्त के हस्तांतरण की, तो यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि करारोपण की शक्ति, करारोपण। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो भी स्थानीय पंचायत है तो वो क्या करेगा कि अपने यहाँ, ठीक है, अपने यहाँ क्या करेगा कि मेला लगाएगा, ठीक है, मेला लगाकर, ठीक है, इनके ऊपर टैक्स लगा सकता है अपने यहाँ, ठीक है, सप्ताह में एक दिन का मार्केट लगाकर उनके ऊपर क्या कर सकता है? टैक्स लगा सकता है। तो इससे इसको क्या होगा कि वित्त मिलेगा। तो पहला करारोपण की शक्तियाँ इन्हें दे दी गई। दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कि राज्य द्वारा 1% अपनी आय का पंचायत को, तो मैंने बताया कि 243 आई में कहा गया है कि राज्य का जो भी कमाई होगी उस पूरी कमाई का 1% हिस्सा किसको मिलेगा? संबंधित ग्राम पंचायत को मिलेगा। तो इस प्रकार से इनको वित्त की सहायता मिली। दूसरा है आपका कि राज्य द्वारा सहायता व अनुदान भी देकर, ठीक है, इन्हें वित्त दिया जा सकता है। आगे आपका कि भारत का वित्त आयोग, अब भारत का वर्तमान समय में कौन सा वित्त आयोग प्रभावी है? तो 15वां वित्त आयोग प्रभावी है और 15वें वित्त आयोग ने, ठीक है, 4,36,36,361 रुपये पंचायतों को देने का प्रावधान किया है। ठीक है, ये कौन सा? 15वां। तो ये भारत का वित्त आयोग भी इन्हें क्या कर रहा है? वित्त दे रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे कि केंद्र की योजनाओं पर सीधे पंचायत को सौंपना और धन देना, जैसे कि आप वर्तमान समय में देखते हैं मनरेगा, ये किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार ने, ठीक है, इसके लिए पूरा पैसा, ठीक है, किसको देता है? संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया को। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको यहाँ से सारे वित्त मिल सकते हैं। ये करारोपण के द्वारा राज्य अपनी आय का 1% देगा ही, राज्य द्वारा सहायता और अनुदान भी मिलता है। 15वां वित्त आयोग मैंने बताया करेंट अफेयर्स का भी विषय कि आपसे पूछा जा सकता है कि 15वें वित्त आयोग में पंचायती राज के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया? तो 4,36,361 रुपए का। और अन्य जो केंद्र की योजना है उसे सीधे ही, ठीक है, ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा और उसके पैसे भी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को दिया जाएगा। तो ये आपका वित्त का हस्तांतरण हो गया। आगे हम देखेंगे कि आगे की अतिरिक्त स्रोतों की संभावना, मतलब कि अतिरिक्त अगर इनको इनकम करना है तो उसकी संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। तो पहला है कि करारोपण की संभावनाएं तलाशी जाए, जैसे कि मेला और प्रदर्शनी आदि लगाकर। अब जैसे कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया जाए, इस समय ज़्यादातर लोग ना ग्रामीण कल्चर को देखना चाहते हैं। ठीक है, ग्रामीण कल्चर, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? अच्छे से प्रदर्शनी लगा लेंगे वहाँ पर। मतलब कि हमारे क्षेत्र में जो भी, जैसे कि कुछ लोग अचार बहुत अच्छा बनाते हैं, कुछ लोगों की सब्जियाँ बहुत अच्छी होती हैं, तो हम उन सारी चीज़ों को क्या करेंगे? प्रदर्शनी लगाएंगे और प्रदर्शनी लगाएंगे और उसके बाद जब इसका ठीक ठाक विकास होगा तो लोग बाग इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आएंगे। तो इससे भी क्या होगा? मेला और प्रदर्शनी से भी, ठीक है, ग्रामीण, मतलब गांव का जो अध्यक्ष मुखिया उसको पैसा मिलेगा और वो अपने गांव का विकास करेगा। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन, कि विदेश से लोग आते हैं, जो लोग खेती कैसी होती है उसको नहीं देख पाते हैं, ठीक है, किस प्रकार से खेतियाँ होती हैं, तो हम अपने क्षेत्रों में अपने गांव के लोगों से मिलकर अच्छी प्रकार से खेती करवाएंगे और उसको घूमने के लिए ले आएंगे। तो उससे भी गांव को क्या होगा कि आपको पैसा मिलेगा। दानकर्ता का प्रयोग, अगर आप जानते हो कि कई सारे एनजीओ जो होते हैं कि आपके अगर कामों से प्रभावी होते हैं, ठीक है, उनको प्रभावित होते हैं, ठीक है, तो वो एनजीओ क्या करता है कि आपको पैसा देता है। तो यहाँ से भी अतिरिक्त आपको पैसा मिल सकता है। अगला है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी कि आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में CSR। तो CSR का मतलब कि जितने भी कॉर्पोरेटिव लोग होते हैं जो सामाजिक उत्तरदायित्व, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी आय का 12%, ठीक है, उस प्रकार के लोगों को देते हैं जो कि समाज में लोगों की भलाई कर रहे हैं। तो ग्राम का पंचायत भलाई कर रहा है तो इस प्रकार के लोग उनसे संपर्क में आएंगे और इनको करोड़ों करोड़ों में पैसा मिलता है। तो ये कुछ अतिरिक्त संभावनाएं यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। आगे है आपका कि समस्याएं क्या क्या हैं। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन तो लागू हो गया, लेकिन इससे समस्याएं क्या हमें देखने को मिली? तो सबसे पहला है कि भ्रष्टाचार, धन का दुरुपयोग और कुप्रबंध। तो हम ये देखा कि धन का मतलब कि लोग आपको जब पैसा मिलता है तो वो अपना ही, ठीक है, आलीशान महल बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं और बेसिक तौर पे ज़्यादातर वो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। तो पहला ये हमें देखने को मिला कि धन का मतलब जिस प्रकार से धन का प्रबंध करना चाहिए उस प्रकार से नहीं करते हैं और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? भ्रष्टाचारी। अगला है आपका कि राजनीतिक अपराधीकरण। तो हमें ज़्यादातर ये देखने को मिला कि जो भी इस प्रकार के अध्यक्ष या नेता चुने जाते हैं उनका जो बैकग्राउंड होता है वो किसी न किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से होते हैं। तो जब क्रिमिनल बैकग्राउंड से होंगे तो वो वैसे ही विकास कोई करने वाले नहीं है। आगे आपका
कि प्रायः काली सूची में शामिल फर्मों को ठेके देने के उदाहरण आपने वर्तमान समय में देखा होगा कि जितने भी ठेकेदार होते हैं वो बेसिक तौर पे ब्लैक लिस्टेड होते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन लायक सरकार बनी और उन्होंने क्या कर दिया, उनको ठेका दे दिया। तो जब ऑलरेडी वो ब्लैक लिस्टेड है, ठीक है, तो उस प्रकार के लोगों को अगर हम ठेका देंगे तो ऐसे ही उसका विकास नहीं करेंगे। अगला है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों में प्रभावित प्रशिक्षण का अभाव। तो बेसिक तौर पे हमने ये देखा है कि ज़्यादातर गुंडे बदमाश लोग ऐसे जगहों पर पहुंच जाते हैं और प्रशिक्षण का अभाव होता है, जिसके कारण गांव का विकास नहीं हो पाता है। आगे की पारदर्शिता एवं जवाबदेही का अभाव, मतलब यहाँ पे है कि आपके जैसे कि आपका प्रधानमंत्री नीति से कोई पैसा आया तो इसकी कोई पारदर्शिता है ही नहीं कि आपने इसका पूरा पैसा कहाँ कहाँ पर लगाया, इसका कोई भी यहाँ पर, ठीक है, और साथ ही साथ आपसे कोई जवाब भी नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार का हमें अभाव देखने को मिलता है। आगे आपका कि लोगों में अपेक्षित जागरूकता का अभाव। यहाँ पे चीज़ें हैं कि जितना हमने चाहा था उतना ग्रामीणों में अभी भी जागरूकता नहीं आई है। लोग बस अपने से मतलब है कि हमारा काम हो गया, दूसरे का किसी प्रकार से हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, तो अभी भी उन लोगों में जागरूकता का अभाव है। आगे के लोगों में अपेक्षित भागीदारी का भी हमें अभाव देखने को मिलता है। अगला है कि ग्राम सभा की प्रभावी भूमिका का अभाव, कि जो ग्राम सभा, मैंने आपको बताया था ग्राम सभा का मतलब कि 18+ वे लोग जो वोटर्स हैं, तो ग्राम सभा में जो वोटर्स हैं उन्होंने तो वोट दे दिया, लेकिन हमारा जो अध्यक्ष है वो अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको देखने कोई जाता नहीं है। आगे है कि लेखा परीक्षक की दोषपूर्ण पद्धति। दोषपूर्ण पद्धति का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब आपका 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब आपका क्या होता है, लेखा परीक्षण होता है, और लेखा परीक्षण जब होता है तो रिजल्ट भी कितने सालों बाद आता है, 5 सालों बाद। तब तक पता चलता है कि जो ग्राम प्रधान ने इस प्रकार के घोटाले किए थे वो क्या हो गया कि अब मतलब कि है ही नहीं, ठीक है। तो इतने लेट इसके जो रिजल्ट आते हैं जिसके कारण जो मतलब कि बेसिक तौर पर जो वो घोटाले किए रहते हैं उनका लगभग सब कुछ कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि 5 सालों के बाद ऑडिट होगा, ऑडिट के 5 सालों बाद उसका रिजल्ट आएगा, तब तक वो प्रधान रहा ही नहीं। तो लेखा परीक्षण का क्या हो गया, दोषपूर्ण पद्धति। आगे है कि पंचायती राज की नौकरशाही पर निर्भर। तो वर्तमान समय में आप देखते हैं कि जो भी ग्राम पंचायत होते हैं वो संबंधित जिलों के आईएएस या पीसीएस से क्या होते हैं, डरे रहते हैं, बेसिक तौर पे इन्हीं के अंडर में रह के वो काम करते रहते हैं। तो ये भी हमें देखने को बेसिक तौर पे मिला है। आगे आपका उपाय और सुझाव क्या इसका हो सकता है। तो उपाय में बेसिक तौर पे आता है कि ग्राम सभा का सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब ग्राम सभा बार बार जहाँ पे आए तो अपने दिमाग में 18+ बना लेना कि ग्राम सभा का सशक्तिकरण हो। दूसरा है कि भ्रष्टाचार अपराधियों के लिए 0 टॉलरेंस, मतलब इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति चुनाव में लड़ रहा है तो उसके प्रति किसी भी प्रकार की आप सहानुभूति नहीं, अगर वह भ्रष्टाचारी है, अपराधीकरण है, तो वह इस चुनाव को नहीं लड़ सकता है। आगे है कि ई पंचायत की तीव्र स्थापना हो। हालांकि वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है कि काफ़ी तेजी से सभी चीज़ों को ई पंचायत किया जा रहा है। पारदर्शिता व जवाबदेही में वृद्धि की जाए, ठीक है, कि जो भी कोई हमारे पास, ठीक है, आपके पास जो बजट आ रहा है उसके बारे में कोई भी जान सके, जैसे आरटीआई दाखिल करके, आरटीआई डाल करके आपने जो पैसा उतारा है, कितना उतारा है, किस प्रकार से कहाँ कहाँ पे खर्च किया, ये हमें जानने को मिले, तो इसमें वृद्धि करके किया जा सकता है। अगला है कि सोशल ऑडिट यानी सामाजिक लेखा परीक्षण लागू किया जाए। अगला है आपका कि लोगों के मध्य जागरूकता का विकास किया जाए। आगे है कि लोगों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित की जाए। आगे है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रभावित प्रशिक्षण किया जाए। जो भी प्रतिनिधि मतलब निर्वाचित हैं, ठीक है, तो उन्हें अत्याधुनिक तरीके से और अच्छे तरीके से प्रशिक्षण किया जाए। अगला है कि सिविल सेवकों को पंचायत के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए, कि जो भी सिविल सेवक हैं, नौकरशाही हैं, ठीक है, वो पंचायत में अच्छे से काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसको देखें ना, कि उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव बने। और लास्ट वन है कि जनता की शिकायत दूर करने की व्यवस्था की जाए। जैसे कि केरल में ओम्बुड्समैन, ये कई बार पूछा जाता है कि ओम्बुड्समैन क्या है। तो ओम्बुड्समैन जो है केरल में जो स्थानीय स्वशासन है उनकी शिकायत दूर करने वाले अधिकारी होते हैं, जिनको हम लोग ओम्बुड्समैन कहते हैं, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओम्बुड्समैन, ठीक है, लोगों की शिकायत दूर करने के लिए, स्थानीय स्वशासन की शिकायत दूर करने के लिए केरल में एक अधिकारी बनाए जाते हैं। इसी प्रकार की चीजें हर एक राज्यों में लागू हों, तो ये कुछ इसके उपाय और सुझाव हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था 73वां संविधान संशोधन। आगे कक्षा में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को भी पूरे अच्छे से डिटेल में, खास करके उत्तर प्रदेश के कॉन्सेप्ट में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।